ब्रज, हृदय, वीडियो ऑन करिए अपने। राशि, वर्तिका, विशाल। फिर आपका आएगा 5 6। चलिए, सो 15 चैप्टर को समझने से पहले आपको वेव समझना जरूरी है। अभी कोई बताएगा सर, मुझे तो लगता है वेव ऐसी होती होगी, क्या आपका नॉलेज है वेव के बारे में? ओके वर्तिका, नो इश्यू। प्रियांशी, अगर आपको आपने अटेंड कर लिया है और आपको कॉन्फिडेंस है तो यू कैन लीव, मैं नहीं बोलूंगा। बट अगर 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और लगता है कि नहीं बाद में भूल जाएंगे तो अटेंड करना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने 15 चैप्टर एक्स्ट्रा क्लास में आगे हो सकता है अटेंड कर लिया हो, 2-2 सेशंस हो गए हो, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए, कोई मुझे बताएगा वेव, आपको क्या लगता है व्हाट इज वेव? आपका नॉलेज वेव के बारे में क्या कहता है? और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स में तो रीड करो टेक्निकल लैंग्वेज, अरे आज तक आपको कभी वेव बोला, किसी ने कहा हो भाई वेव वर्ड सुना हो, तो पहला पिक्चर दिमाग में क्या आता होगा? हृदय बोलता है सर एनर्जी प्रोपोगेशन का एक मेथड। तो भाई हाई फाई लैंग्वेज बोल रहा है, बेचारे बाकी सोचेंगे क्या चीज है, एनर्जी कहां से कहां जा रही है। क्या लगता है एचवी, वेव सुनते से ब्लू है पानी पानी? सर फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पार्टिकल कभी फ्लो नहीं करने वाला है, पार्टिकल अपनी जगह ही रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे याद रहेगा, याद रहेगा। और अरे मेरे को मेरे टीचर ने जब पूछा था ना कि सर अभिनव तुम्हें वेव के बारे में क्या पता है, तो मैंने तो बोला मैम वो एक गाना वाना सुना हुआ है हमने, कभी कभी ऐसे ऐसे वेव चल रही होती है, इस तरीके से हमने वेव बनाई थी, ऐसी होती वेव, लहर पानी में। भैया सब वेव्स के नाम पे तो हमको सी याद आता है, गोवा याद आता है, तो वही वेव्स की यहाँ पे भी बात हो रही है। बट टेक्निकल लैंग्वेज में वेव बहुत अलग है जो आप सोचते हो। ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस, वेरी गुड निष्ठा, बड़ा अच्छी चीज बोली आपने, डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर। इरेगुलरिटी, वर्तिका थोड़ा बहुत बोलते, डिस्टर्बेंस ड्यू टू वेरी वाइब्रेशंस। वासव, मानस, क्रेस्ट एंड ट्रफ, वेरी गुड। मतलब सबके दिमाग में वेव सुन के कुछ कुछ आया कि भाई वेव ऐसा है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कपल्ड ऑसिलेशन? कपल्ड ऑसिलेशन क्या होते होंगे? मैंने पढ़ाया नहीं है तो सोचना मत कि मैंने कब पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको क्या लगता है। यस निश्चित? कपल मतलब पेयर, मतलब दो ऑसिलेशन एक साथ हो रहे होंगे। मतलब इन कपल्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड। जब ऑसिलेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो तो हम उसको कपल्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या होता है, कैसा होता है, मैं बताता हूं थोड़ी देर में, आपको थोड़ा फीलिंग आएगा। और एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्या गैस, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या नहीं? जस्ट रेज हैंड। Are the molecules of gas, liquid, solids are interconnected? Yes or no? है नहीं है इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से? बस ये पूछ रहा हूं। जैसे ये मेरा पेन, क्या इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरकनेक्टेड है? ये तो एक सॉलिड है, मुझे तो लगता है, तभी तो पकड़ के साथ में बैठे हुए, नहीं तो फैल जाता। क्या सॉलिड सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? यस। किसी में ज्यादा होता होगा, किसी में कम होगा, पर होगा तो सही ना। सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट जब लिक्विड की बात आती है तो सॉलिड से लिक्विड बनते कैसे? जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, उसको वीक कर देते हैं हम, तो वो फैल जाता है।
और दूर कर दिया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सही। ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब किसी एक में आप कोई सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो उसका नतीजा दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एक को डिस्टर्ब किया और दूसरे एज इट इज बैठे हुए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि सबके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, ये कह सकते हो कि गैस में सबसे कम है, गैस के मॉलिक्यूल्स में। ऑडिबल? ओके ओके, कॉल आ गया। गैस में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बट सॉलिड में बहुत ज्यादा है, बट कनेक्टेड तो है। तो प्लीज ये याद रखना, ऐसा नहीं होता सर गैस के मॉलिक्यूल अरे एक दूसरे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, बट है तो सही। सिर्फ आइडियल गैस में हम बोलते थे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बाकी रियल गैसेस हो, लिक्विड्स हो, सॉलिड्स हो, सबके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। अब यहीं से वेव की कहानी शुरू होती है। देखो, चैप्टर का मीनिंग बड़े डेप्थ में मैं नाम समझा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे ले जाके, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बता सकता था, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्यूचर में हम कोई टीचर बोले तो ये ना बोले सर वेव क्या है, वो सर ऐसे ऐसे जब कार में हाथ बाहर निकालते तो हम ऐसे ऐसे वेव बना रहे होते हैं, ऐसी कुछ वेव्स होती है। वो वेव है, बट वो नहीं पढ़नी है। एक्चुअल वेव्स पढ़नी है, होती क्या है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिमाग में डाउट आया हो? नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, सपोज करो एक मीडियम के मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहा हूं। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सभी मॉलिक्यूल्स को कौन सी पोजीशन पे रहना पसंद होता है? मीन पोजीशन, याद है? मीन पोजीशन वो स्टेबल पोजीशन होती है जहां पे सब रहना पसंद करते हैं। बट अगर किसी को डिस्टर्ब कर दिया जाए उसकी मीन पोजीशन से, तो उसमें कौन सी फोर्स लगने लग जाती थी? रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको उसकी मीन पोजीशन पर लेके आती थी। अब मैं बोल रहा हूं ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब अगर आपने किसी एक को भी डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टरबेंस के नतीजे दूसरों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो होगा क्या? अगर मैं अब इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दूं तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। इसके क्या स्टार्ट हो गए? ऑसिलेशंस। बट क्योंकि मैंने बोला कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा ये अपने बाजू वाले को भी बोलेगा चल चल चल, अपने भी चलते, तू भी चल मेरे साथ, मतलब उसको भी खींच के ले जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाने लगा, इसने इसके भी ऊपर की तरफ ऑसिलेशन स्टार्ट करवा दिए। अब क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल इसके बाजू वाले से कनेक्टेड था, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो थोड़ी देर में इसके भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये डिस्टरबेंस जो मैंने पहले मॉलिक्यूल को दिया था वो ट्रांसफर हो रहा है आगे? बट एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये और आता है, क्या जो मैं डिस्टरबेंस इस मॉलिक्यूल को दे रहा था एग्जैक्टली सेम टाइम पर ही वो डिस्टरबेंस क्या इसको मिलेगा? या देयर हैज टू बी सम टाइम डिले, कुछ डिले होना चाहिए? क्या लगता है वासव को? जिस वक्त मैंने इसको डिस्टर्ब किया क्या उसी वक्त ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, या उस डिले को, उस डिस्टरबेंस को पहुंचने में कुछ डिले होगा टाइम का? मैम बीच में टाइम इंटरवल तो होगा ही, कुछ तो होगा। ऐसा थोड़ी ना पहले इसको मैंने डिस्टर्ब किया तो ये भी डिस्टर्ब हो गया, पहले ये हुआ तो इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया, फिर इसने इसको किया। बेसिकली यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, अब ये चीज आपको इसमें जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट? नो। अब एक एग्जांपल देता हूं। सभी ने कभी ना कभी पेपर बोट तो बनाई होगी, देखी होगी। बारिश आती थी, ये पानी वानी कहीं इकट्ठा हो जाता तो पेपर की बोट बना के हम छोड़ देते थे। अब सपोज करो एक स्टिल वाटर है,
एक बड़ा सा आपने टब लिया जिसके अंदर पानी शांत बैठा हुआ है और आपने किसी एक कोने पे एक पेपर बोट को वाटर के ऊपर प्लेस कर दिया और आपने इस पॉइंट पर छपाक से या हाथ मारा या एक स्टोन फेंका। तो आपने किया क्या, आपने इस पर्टिकुलर एरिया में जो पार्टिकल्स थे उन्हें क्या किया, डिस्टर्ब। क्या कर दिया, डिस्टर्ब। अब जब वो डिस्टर्ब होंगे तो क्या वो डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर होगा। वाटर की याद करो, रिपल्स बनते हैं ऐसे, एक रिपल फिर दूसरा, इस तरीके से रिपल्स बनते हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे कि विद इन 1-2 सेकेंड वो डिस्टरबेंस इस बोट तक पहुंच जाएगा और बोट के मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको मूव कराने के लिए एनर्जी तो होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज ऐसे थोड़ी ना हिल जाएगी। अगर इस पेन को भी मुझे मूव कराना होता तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती तो जाके ये मूव करता, खुद से थोड़ी मूव हो जाता। तो अगर ये बोट जो कि पहले रेस्ट पे थी और अभी मूव कर गई, मतलब इसको एनर्जी मिली है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि जो एनर्जी मैंने पत्थर के थ्रू इस वाटर को ट्रांसमिट की थी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल अपनी जगह डिस्टर्ब हुआ, वो डिस्टरबेंस जब आगे ट्रैवल कर रहा था तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वेव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जब वेव ट्रैवल करती है तो वेव में क्या चीज ट्रैवल करती है, एनर्जी। कहां से कहां, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बोलो यहां तक समझ आया। पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना उस पेपर बोट के मोशन को, तो आपको पता लगेगा कि वो पेपर बोट जो है वो अपनी ही जगह ऊपर नीचे मूव कर रही है, वो आगे नहीं जाएगी, वो सिर्फ अपनी ही जगह मूव करेगी। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, देखा हो, तो वो बहुत कोरिलेट कर पा रहा होगा। बहुत कम चांसेस है वो आगे जाएगी, वो अपनी जगह ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, थोड़ा बहुत फर्दर थोड़ा बहुत होगा, पर ऐसा नहीं है आगे चला जाएगा जब तक पानी आगे ना जा रहा हो। मैंने बोला आपको पानी शांत था, सिर्फ आपने एक पॉइंट पर एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट किया। वो डिस्टरबेंस जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो आप देखोगे बोट अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, आगे नहीं जाएगी। ट्राई कर सकते हो आज घर पे आप। तो अगर वो आगे नहीं जा रही है मतलब उसके नीचे का मॉलिक्यूल आगे नहीं जा रहा है। तो हेतवी यहां से एक्चुअली तेरा आंसर जो तूने दिया था उसका उल्टा यहां से आता है कि जब वेव ट्रैवल करती है तो क्या चीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी। बट क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, मैटर, पार्टिकल। वो अपनी ही जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, सिर्फ वो एनर्जी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो ये पार्टिकल तो अपनी ही जगह ऑसिलेट कर रहा था, बट ऑसिलेट करते वक्त उसने किया क्या, उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। ड्यू टू दैट एनर्जी ये वाला ऑसिलेट करने लग गया, फिर इसने बाजू वाले को ट्रांसफर कर दी, ये ऑसिलेट करने लग गया, फिर इसने इसके बाजू वाले को ट्रांसफर कर दी। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां से यहां एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई क्योंकि बोट हिली, बट आगे नहीं गई। ये क्या बताता है एक्सपेरिमेंट कि मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैटर अपनी ही जगह पर सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। और दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेव। मैं लिखवाता हूं। यस हृदय। सर वो आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी क्यों दे देता है वो नहीं समझ में आया। क्योंकि इनके बीच में इंटरकनेक्शन है। मैंने ये देखो स्टार्टिंग में ही यहां से चीज स्टार्ट की कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब ये खुद ऊपर जाएगा तो ड्यू टू दिस इंटरकनेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, खुद ऊपर जाएगा तो इसको भी ले डूबेगा, चल तू भी चल। जब ये इसको खींचेगा तो ये इसको खींचने लग जाएगा बाजू वाले को। तो बेसिकली हुआ क्या, तूने तो सिर्फ इसको डिस्टर्ब किया था, बट एनर्जी इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी। और बेसिकली एनर्जी, कोई भी चीज मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए, अगर ये बोट यहाँ पे हिली तो मतलब इस पे कुछ वर्क हुआ होगा। जी सर। डिफाइन एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क। ले तूने ही बोल दिया एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब ये बोट हिली है, इस पे वर्क हुआ है, मतलब यहाँ पे एनर्जी
सप्लाई की गई है, पर मैंने तो एनर्जी दी नहीं थी, मैंने तो यहाँ पे पत्थर मारा था, तो फिर ये बोर्ड कैसे हिल गई? हाँ ओके ओके गॉट इट सर। समझ आया ना? तो मतलब जब हम एक जगह पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो डिस्टरबेंस उस मीडियम में ट्रैवल करके जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस वक्त सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और यही एक्चुअली वेव होती है। तो जी सर। जिसने मुझे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजा था, ये सब पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दी। तो अब लिखो, व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेव? wave motion is a kind of disturbance. वेव कुछ और नहीं, एक टाइप का डिस्टरबेंस ही है। wave motion is a kind of disturbance which travels through wave motion is a kind of disturbance which travels through medium. Wave motion is a kind of disturbance which travels through medium. Wave motion is a kind of disturbance which travels through medium due to repeated vibrations of the particle. Due to repeated vibrations of the particle, wave motion is a kind of disturbance which travels through medium due to repeated vibrations of the particle of the medium. Due to repeated vibrations of the particle of the medium, ये vibrations किसके अबाउट हो रहे होते हैं? उनकी मीन पोजीशन के अबाउट। उसके बाद क्या लिखोगे? Vibrations of the particle of the medium about their mean position. वापस रिपीट कर रहा हूं, wave motion is a kind of disturbance which travels through medium due to repeated vibrations of the particle of the medium about their mean position. About their mean position. In this disturbance, energy is transferred from one place to another. Energy is transferred from one place to another without any actual flow of matter. In this disturbance, energy is transferred from one place to another. In this disturbance, energy is transferred from one place to another without any actual flow of matter. Without any actual flow of matter. अब सोचो, किसी को तुम ये डेफिनेशन बताओ और एक वो सर ब्लू है पानी पानी पानी, डिफरेंस है ना, बाहरी डेफिनेशन है ना वेव की। ये होता है वेव का कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जब मैं आप जब मेरे साथ ऑफलाइन में आके मिलोगे, मैं क्लास में पढ़ा रहा होगा, तो आपको आवाज तो आ रही होगी डेफिनेटली। क्यों? जब मैं बोलता हूं तो बोलते वक्त मैं अपने माउथ के आजू बाजू के रीजन में एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं। वो डिस्टरबेंस आपके ईयर के ईयर ड्रम्स तक ट्रैवल करके जाता है और इसकी वजह से आप मुझे सुन पाते हो। तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बट मीडियम के पार्टिकल अपनी ही जगह पे थे। वो भी एक टाइप की वेव होती है, मैं थोड़ी अगले सेशन तक आते आते समझाऊंगा आपको। समझ आई ये वाली बात? तो ये चीज याद रखना, जब वेव ट्रैवल करेगी तो क्या चीज ट्रांसफर होगी? एनर्जी। कहां से कहां? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या चीज ट्रांसफर नहीं हो रही होगी कभी भी? मैटर। मैटर अपनी ही जगह पे सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, आगे नहीं जाएगा, वो अपनी ही जगह पे सिर्फ ऑसिलेट करेगा विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। डेफिनेशन क्लियर है वेव की? समझ में आई? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब 15.1 सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि चैप्टर 15.1 सेशन से स्टार्ट होता है। ये तो एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है डॉक्टर सिविक, क्योंकि इजी होता था इसलिए हम पहले पढ़ा देते थे।
एक्चुअल चैप्टर 15.2 से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको चैप्टर का नाम समझा दिया कि वेव होती क्या है। अब इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। किसी को इसकी डेफिनेशन में कोई डाउट हो, देखो दो चीज तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आपको याद होनी चाहिए। जब वेव ट्रांसफर होगी, क्या ट्रैवल कर रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एनर्जी। क्या नहीं ट्रांसफर होगा, मैटर। ये याद रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वहीं से पता लग जाएगा बच्चे को 15 चैप्टर आता है या नहीं आता है। और ये डेफिनेशन हर किसी को नहीं पता होती है। पूछ के देखो अपने उन दोस्तों से जो नहीं आते हैं इधर ईस्ट और बाकी तो पढ़ ही लेंगे इधर, बट जो नहीं आते चेक कर लेना, पूछना बस वही डिफाइन वेव क्या बताएगा। अरे भव्य एंड्रेस कर रहा है तू तो पहले वीडियो तो ऑन कर, शक्ल तो दिखा दे। मैं क्या अनम्यूट करने का ऑप्शन उन्हीं को देता हूँ आजकल जिनकी शक्लें मुझे दिखती है। सो हाँ तो भव्य एक बार शक्ल तो दिखा सकता है ना। मुझे क्या पता तो असली भव्य है। मुझे तो कोई आया हुआ भाई इधर उधर से इंट्रूडर हो तो, सभ्य घर के लोग इधर बैठे हुए हैं। हाँ चल, भव्य की शक्ल देख के अब याद आ गया भव्य। नॉट इन प्रॉपर प्लेस क्या होता है, क्या कहाँ पे बैठ के तू क्लास सुन रहा होता भाई, ढंग से रूम में बैठे। सर वो बस एक सवाल पूछना था सर। आपने जो बोर्ड का एग्जांपल दिया है अभी कि हाँ सर आपने बोला कि सर जैसे ही पत्थर फेंकेंगे मतलब बोर्ड तो वाइब्रेट करेगा सर, वो समझ गया। तो आपने हाँ। इधर जैसे वो एक ग्राफ बनाया जिसमें मॉलिक्यूल सर प्रोपोगेट कर रहे हैं अपनी जगह पे। सर जब वो मतलब वो जो मॉलिक्यूल जो बोर्ड के नीचे होएगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा उस टाइम पे, मतलब प्रोपोगेट कर रहा होगा। यस तो सर जो फर्स्ट वाला होएगा उसका ऑसिलेट। मतलब उसी सर उसी मतलब उसी जैसे क्या कहते हैं उसी फोर्स के साथ वाइब्रेट हो रहा होगा मतलब। नहीं देख, एनर्जी ऐसी चीज है कि जब आगे ट्रैवल कर रही होगी, देख कुछ एनर्जी इसको जो मैंने दी थी, कुछ इसने खुद के वाइब्रेशन के लिए रखी और कुछ इसको दे दी। फिर इसने कुछ खुद ने रखी, कुछ इसको दे दी। तो बेसिकली जब एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी तो ऐसा नहीं होगा कि जितनी एनर्जी इसके पास थी उसी एनर्जी के साथ ये ट्रैवल कर रहा होगा। अब देखो Yes, sir. वेव्स जब सी में भी वेव्स बनती है तो वो वेव्स शोर तक पहुंचते 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 बहुत उनकी एनर्जी वीक हो कम हो जाती है जाती है, नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे ट्रैवल करेगी वैसे वैसे कम होते चले जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर अपने साबरमती में जाता, बड़ा सा पत्थर फेंकता, वो पत्थर साला वहां साबरमती जहां तक जा रही है वहां तक मेरे वेव्स ट्रैवल करते हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? कुछ ना सर ना। थोड़ी दूर जाके वो एनर्जी खत्म हो जाती तो सर मतलब वो क्या कहते हैं जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहाँ पे सर पत्थर फेंका गया था है। और यस जब बोट जब हिली तब सर मतलब डिफरेंस तो काफी ज्यादा होगा ना। या होगा, डेफिनेटली होगा। तेरी जहां पे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा वहां पे वेव बड़ी बनेगी। जो पर वो वेव जब ट्रैवल करके वहां तक पहुंचेगी बोर्ड तक, तब तक वो छोटी सी हो चुकी होगी। हो सकता है तूने बोर्ड बहुत दूर रख दी हो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से, ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, तो हो सकता है उसको फर्क भी ना पड़े, वहां तक जाते जाते एनर्जी खत्म ही हो जाए। समझा सर। इसको कम्युनिकेशन चैप्टर में भी पढ़ाया जाता था 12th में, अब तो आपकी साइड से निकल गया है। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो मैक्स टू मैक्स किसको सुनाई देगा? मेरे बाजू वाले रूम में अगर मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ तो वो सुनेगा। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो रोड पे किसी को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से जो डिस्टर्बेंस मैंने क्रिएट किया था, वो डिस्टर्बेंस वहां तक जाते 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 डेड हो चुका है, खत्म। आवाज उसके कान तक पहुंची नहीं। तो कम्युनिकेशन में भी यही होता है। इसलिए हमको डिवाइसेस और इनकी यूज करना पड़ता है, नहीं तो हम यहीं से चिल्लाएंगे, घर पे खाना बन जाएगा, घर पे पहुंच गई मेरी आवाज साइंस सिटी से वस्त्रापुर, पर होता तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, सो गुड गुड क्वेश्चन। चलिए, सो अब आती है वेव की कैरेक्टरिस्टिक, कि एक वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती होगी। मैं हूं पेज नंबर, जो लोग महान है जिनको पेज नंबर नहीं पता है, उन महान लोगों के लिए मैंने महान काम किया है। 282 पेज नंबर पे आपको पहुंचना है। 282 पे पॉइंट नंबर 1 में आपसे रीड करवाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1 का हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, पढ़ के देख लो।
पता लग रहा है? The energy is transferred from one place to another without any actual flow of particle of the medium. सही बात है, यही थी हमारी वेव की कैरेक्टरिस्टिक। एनर्जी ट्रांसफर हुई पर पार्टिकल नहीं हुआ। दूसरा, what there is a phase difference between one particle and its next, since the next particle receives the disturbance a little later. याद करो फेज किसका फैंसी नाम हुआ करता था? यस निशित? एंगल। एंगल। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस सबको साथ में नहीं पहुंच रहा है, तो देयर हैज टू बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल। अब समझो, वेव की, किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट साइकिल कब होगी? जब वो अपने मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा। एक साइकिल कंप्लीट, और एक साइकिल में कंप्लीट एंगल कितना कवर होता है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस, है ना? तो जब वो यहां से यहां गया होगा, तो वेव के टर्म्स में उसने कितना एंगल कवर किया होगा? 90 डिग्री। मैंने 14 चैप्टर में ही पढ़ाया था। फिर वापस आया होगा 180 डिग्री, फिर इधर गया होगा 270 डिग्री, फिर वापस आया होगा, कितना हो गया होगा? 360 डिग्री। इस तरीके से। अब जब ये वाला पार्टिकल स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, इसने 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, तब वाला, ये वाला तो थोड़ा ही ऊपर आया है, आधा, मतलब इसने तो 45 डिग्री का ही एंगल कवर किया होगा। तो देयर हैज टू बी सम फेज डिफरेंस। हो गया ना फेज डिफरेंस? 90 माइनस 45 डिग्री। सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करेगा अपना मोशन, तो सब सेम फेज में नहीं होंगे। सेम फेज का मतलब क्या होता है? पार्टिकल साथ में ऊपर जाए, साथ में नीचे आए, फिर साथ में नीचे जाए, फिर साथ में ऊपर आए, इसको बोलते हैं सेम फेज। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में मैं आगे जाऊंगा, आपको इसकी क्लैरिटी और बढ़ते जाएगी, बट अभी ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस। एंगल का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा between one particle and its next, since the next particle receives the disturbance little later. ठीक है? थर्ड पॉइंट जो दिया है वो है, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर नॉट सेम फॉर अ गिवन वेव। एक पर्टिकुलर वेव के लिए वेव का वेलोसिटी और उस वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनका वेलोसिटी सेम नहीं होता है। अब एक चीज मैं बताऊंगा, एक आप चैप्टर 14 के कंसेप्ट से मुझे बताओगे, क्योंकि जब चैप्टर 14 में पार्टिकल ऑसिलेट करते थे तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताया था, वेलोसिटी का भी इक्वेशन बताया था, एक्सेलरेशन का भी बताया था, तो वो तो मैं पूछूंगा। चलो, तो अब एक वेव की बात करता हूं। वेव अगर बनाने जाता तो सपोज करो ये वाला पार्टिकल लौट के नीचे आ गया, तब इसके बाजू वाला पार्टिकल इधर ही है, इसके बाजू वाला पार्टिकल इधर ही है, ये वाला इधर, ये वाला इधर। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे पार्टिकल आपको अलग अलग जगह दिखेंगे। अगर सबको जोड़ दोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से एक वेव बनते हुए दिख जाएगी। वेव अपनी कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये आपको बताना है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव in very good Hriday, in one complete cycle is called, yes Nishit? No Nishta? Wavelength, very good, lambda। निष्ठा एम्पलीट्यूड तो ये होता है कितना उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बट यहां से यहां तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, तो एंगल वाइज कितना कवर हुआ? 360 डिग्री। और लेंथ वाइज कितना कवर हुआ? लैम्डा, वेवलेंथ। अब देखो, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। जानते ही होंगे हम तो। डिस्टेंस कितना कवर हुआ पूरी एक साइकिल में? लैम्डा। और जो टाइम लगता है उसको, वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? लैम्डा बाय टी। क्या 1 टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? लैम्डा इंटू न्यू।
दिस इज वेव वेलोसिटी, लैम्डा इनटू न्यू, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है हाँ, और ये स्पीड है। दिस इज वेव वेलोसिटी। और जो एक वेव की वेलोसिटी होती है वो फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम हमेशा कांस्टेंट होती है। एक मीडियम में एक वेव की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। चीजें मैं डेप्थ थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें और बताऊंगा तो सुनते जाना ध्यान से। ये तो बात की मैंने वेव वेलोसिटी की, इस पे लिख देता हूं मैं वेव वेलोसिटी। कोई मुझे पार्टिकल वेलोसिटी बता सकता है क्या कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? चैप्टर 14 में जो डिराइव की थी वो पूछ रहा हूं। यस मानस। सर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। वेरी गुड मानस। भाई याद नहीं क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमने ये डिराइव की थी। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती थी, फिर रीस्टोरिंग फोर्स खींच के लेके आती थी। तो वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग थी। मीन पर मैक्सिमम हो जाती थी, एक्सट्रीम पे मिनिमम। तो क्या उनका थर्ड पॉइंट वैलिड है? Wave velocity and particle velocity are not same for a given medium, for a given wave actually. समझ आया? देख सकते हो फॉर्मूले वाइज ही, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये वेव की वेलोसिटी, दोनों फॉर्मूले पूरे पूरे अलग दिख रहे हैं यार, अब तो दिख ही रहा है अलग अलग है। तो याद रखना वेव और पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होती है। वेव का वेलोसिटी ऐसा होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिखता है। ये चैप्टर 14 में पढ़ लिया था, ये इसमें मैंने वापस बता दिया, वापस आगे और आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ओके। फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी मैंने बताया अभी कि भाई वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम फॉर सेम फिजिकल कंडीशन। थर्ड सेशन में मैं इसकी 3 डेरिवेशन करवाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो एक मीडियम में कभी भी चेंज नहीं होती है, वो मीडियम चेंज होने पर ही चेंज होगी। तो सेम मीडियम के लिए वेव अपना वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता, पर पार्टिकल की तो सेम मीडियम में वेलोसिटी चेंज होती रहती है। मेन पोजीशन पे हो जाती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे हो जाएगी मिनिमम। तो ये आपको याद रखना है। इज दैट ओके? अब आती है कितनी टाइप की वेव्स हमें पढ़नी है या नेचर में होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव की बात कर रहा हूं, वहीं पे उसी पेज पे देखोगे तो मिलेगा। टाइप्स ऑफ वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव्स। ये वो वेव्स है जो हमारे 11th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। चैप्टर नंबर 12th में पहली पूरी बुक इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ईएम वेव्स बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपने अभी तक सिर्फ सुना होगा, पढ़ा बड़ा कुछ नहीं। और थर्ड होता है मैटर वेव, ये आपने अभी 11th केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। अब आधों को लगे अपने केमिस्ट्री में भी डाउट आएगा है, ये कब आया? याद दिलाता हूं, झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। आई अगेन रिपीट, वेरी गुड वासा। वासा ने केमिस्ट्री का टॉपिक बता दिया मेरे को, सर वहां पे पढ़ा है। वेरी गुड वासा। Mechanical waves are those waves which needs medium to travel. They require medium for their propagation. याद रखना, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे साउंड वेव्स,
एग्जाम्पल दूं तो साउंड वेव्स। आपकी क्लास कभी मेरी इच्छा हुई चलो मून पे बैठेंगे, मून पे क्लास लेंगे, चांद पर, आवाज नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है और मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए बीच में मीडियम के पार्टिकल चाहिए थे, जो कि मून पर तो है ही नहीं। तो मैं कितना ही बकबक कर लूं, आवाज आप तक पहुंचेगी ही नहीं। बट वही चीज अगर मैं यहां पर अर्थ पे करूंगा चिल्ला चिल्ला के, तो आप तक आवाज पहुंच जाएगी। तो बेसिकली मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? मीडियम की। वो होती है साउंड वेव्स, और वो किसका टाइप है? मैकेनिकल वेव्स का। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ये तभी प्रोपोगेट करेगी जब मीडियम होगा, मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, ये कभी प्रोपोगेट नहीं करने वाली है। समझ आई? तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई मैकेनिकल वेव्स की? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। एग्जांपल साउंड वेव्स, बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो भाई 11th स्टैंडर्ड में पढ़नी है। मैकेनिकल वेव्स तो मैंने बता दिया, ये होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। आइडिया लग गया होगा नाम से। अगर मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो एग्जैक्टली है भी वही। वेरी गुड हृदय, कि जिस वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, वो होती है ईएम वेव्स। और ये इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी आपने सुना होगा रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, जिससे वो हल्क बनता है, गामा रेज वाली, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी। अच्छा लाइट आती है ना, सनलाइट सन से निकल के अर्थ तक पहुंचती है, और अभी तो इतनी पहुंचेगी कि जून जुलाई में सहन होनी मुश्किल हो जाती है, गर्मी आती है। भाई सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो कैसे वो यहां पर पहुंच रही है? बिकॉज लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं, तो वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वहां पर इस वेव के जरिए वो बात कर रहे होते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं उनके सूट में। ट्रांसमीटर की हेल्प से ये वेव ट्रांसमिट होती है जो वो बोलता है, और सामने वाला रिसीवर रिसीव करके उसको इंटरप्रेट करके समझ लेता है सामने वाले ने क्या बोला। वो डिवाइस का काम है। आप जो बोलोगे उसको वही सुनाई देगा। आज आपने जितने भी, आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, किसकी वजह से? किसी महान पुरुष ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई थी। अदरवाइज ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ स्टूडेंट हमारे इसमें ऐसे भी होते हैं जो दुबई से होते हैं। सोचो अहमदाबाद से बैठ के दुबई वाले को पढ़ा दिया, ऐसा होता था पहले? नहीं। तो ये सब जादू, ये फोन पर, ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये वगैरह वगैरह सब, ये वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहे, वीडियो कॉल। पहले बात करना टफ होता था, महंगा कितना पड़ता था सारा, फॉरेन में कॉल लगाना। आज तो वीडियो कॉल करो व्हाट्सएप पे, काम बन जाता है तुम्हारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज वेरी गुड तने, माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल, सबका रोल है। ये 12th में सब आने वाले हैं। न्यूटन भाई साहब थोड़ी टाइम के लिए आपको छोड़ेंगे, और फैराडे और मैक्सवेल और ये सब आएंगे। गुड। अब आती है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आपने 11th केमिस्ट्री में डिब्रोगली ऐसा कुछ पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिब्रॉय हाइपोथेसिस, ऐसा ऐसा पढ़ा है। वो स्पेलिंग वाइज तो डिब्रोगली होता है, बट प्रोनाउंसिएशन उसका डिब्रॉय होता है। तो वो जो भाई साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक वेव का क्लाउड होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें पाए जाते हैं। और वो हाइजेनबर्ग के थ्रू बताया था, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन एट द सेम टाइम। एक फाइंड करोगे तो दूसरा इनफाइनाइट हो जाता है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा होता है, वो एक्चुअली वेव में इस तरीके से घूम रहे होते हैं, एक वेव का क्लाउड। और वो जो वेव
उससे रिलेटेड होती है उसको मैटर वेव बोलते हैं। ये भी हमारे 12th का पार्ट होगा, फिजिक्स में भी आएगा, चिंता मत करो, 12th फिजिक्स में भी आएगा जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे बुक 2। तो इसके बारे में तो हम इस चैप्टर में बात ही नहीं करने वाले पूरी 11th में, सिर्फ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स। चलो मुझे कौन बताएगा मैकेनिकल? वरुण, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स। Waves which require medium for their propagation. Very good, simple the definition. By waves which requires medium for their propagation are called mechanical waves. Example water wave, sound wave, फलाना wave, सब चल जाएगा, बहुत सारे। So this is all about point number 2. Get it? समझ आया? ओके यार, वीडियो ऑफ आ रही है, वीडियो ऑफ में नहीं पढ़ाने में मजा आता है। मैं तो साला ब्रांच पे आके पढ़ा रहा हूँ और तुम साला घर पे बैठ के आराम से चैन से पढ़ तो रहे हो। ये वीडियो ऑन होना चाहिए, और सिंपल सा रूल है, समझ आने पर थम्स अप। देखो जिनका वीडियो ऑन है वो अपने डायरेक्टली थम्स अप दे सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। जिनके ऑफ है वो फटाफट वहां से भी दे सकते हो। भाई पता लगना चाहिए। और ट्राई करो, रिक्वेस्ट ट्राई, अगर वीडियो ऑन रख सकते हो तो करो। 8, 10, 15 लोगों के जब तक ऑन नहीं दिखते नहीं मजा आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। ये मैंने एक्चुअली चैप्टर नंबर 14 में पहले ही सेशन में करवा दिए थे कि पार्टिकल के ऑसिलेट होने की कंडीशंस क्या होती थी, कब एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा और कब नहीं कर पाएगा, मीडियम कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने वहां बताई थी। तो एक बार के लिए पॉइंट नंबर 3 रीड करो, फिर मैं पूछता हूं आप लोगों से। हृदय निश्चित आप भी एक बार रीड कर लो। क्या पता लग रहा है ये चैप्टर 14 में ही मैंने चीजें डिस्कस की थी। और भव्य, तेरा आंसर भी इसमें मिलेगा तुझे, जो तूने मुझसे पूछा था थर्ड पॉइंट में। यस निश्चित, चलो रीड कर लिया। फर्स्ट था इलास्टिसिटी है। देखो मैंने बताया था आपको कि पार्टिकल को ऑसिलेट करने के लिए अगर वो अपनी मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसको वापस मीन पे आना भी जरूरी है। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे और छोड़ोगे तो स्प्रिंग को वापस जाना भी जरूरी है। क्ले तो नहीं जा पाता है क्योंकि क्ले के पास क्या नहीं है, इलास्टिसिटी। वो एक प्लास्टिक मीडियम है। तो ऐसे मीडियम जिनके पास इलास्टिसिटी होती है, जिनके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लग सकती है, वही पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। और जब वो ऑसिलेट करेगा तभी वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और वेव की तरह ये पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, उसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इनर्शिया, याद रखो कि भाई पार्टिकल एक बार मीन से एक्सट्रीम पे चला गया, ठीक है, रुक गया, कौन वापस ले गया? रीस्टोरिंग फोर्स। पर लाते से रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो क्या? टू एंड फ्रो मोशन हुआ। ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखता है नीचे की तरफ, फिर जाके रुक जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर रोक नहीं पाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से वो ऑसिलेट कर रहा होता है। बट क्या एक ये तो आइडियल ऑसिलेशन हुए। चैप्टर 14 में मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑसिलेशंस भी बताए थे। कैसी फोर्सेस मीडियम में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ऑसिलेशन लॉन्ग लास्टिंग एकदम हमेशा नहीं चल रहे होते हैं। कोई ऐसी फोर्सेस थी जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन डाई हो जाते, मर जाते, खत्म हो जाते आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मानस, कौन सी फोर्सेस होती थी? सर एयर ड्रैग। एयर ड्रैग, जिसको हमने बोला था डैम्पिंग फोर्सेस, याद है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं मीडियम में उस टाइप का फ्रिक्शन कम से कम हो। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा देर तक इसके ऑसिलेशन चलेंगे, जितनी ज्यादा देर तक ऑसिलेशन चलेंगे उतनी दूर तक आपकी वेव ट्रैवल करेगी। समझ आया? तुम किसी मीडियम में ये फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है, किसी में कम होगा। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं,
डेफिनेटली मेरे रूम के बाहर आवाज जा रही होगी और जो बाहर बैठा हुआ उसको सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स में इतना फ्रिक्शन नहीं था। बट अगर मैं कभी कभी हम ऐसा कर रहे होते हैं ना कि रूम दो आजू बाजू वाले रूम में होते हो, तो आप कुछ बोलते हो और आप कान लगा के वो दीवारों के भी कान होते हैं, सुना होगा। वो दीवारों के कान की बात कहां से आती है? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपने एक टाइप का डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। जब वो डिस्टरबेंस वॉल तक पहुंचता है तो वॉल के पार्टिकल भी उससे क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और वो भी अंदर उनके हल्के हल्के ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से आपकी जो आवाज होती है वो वॉल के दूसरी तरफ भी चले जाती है। बट वॉल मोटी हो बहुत तो नहीं जाती है, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन है, बहुत फ्रिक्शन। ये पार्टिकल तो मूव करना ही नहीं चाहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा तगड़ा होता है, एयर में नहीं था इस वजह से ऑसिलेट हो रहा था, इधर था इसलिए पतली दीवार होती तो आवाज चले जाती है, मोटी होती तो नहीं जा पाती। इसलिए बोलते हैं वो जो एयर टाइट रूम होते हैं, वो स्टूडियो होते हैं, उसमें यही होता है, आवाज बाहर नहीं जा पाती है। वो ऐसे मटेरियल्स लगाते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से आवाज बाहर ना जा पाए। तो बेसिकली पॉइंट क्या समझाना चाहता हूं मैं, कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिसमें फ्रिक्शन बहुत कम होगा, पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है। कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिसमें फ्रिक्शन बहुत तगड़ा होगा, पार्टिकल को ऑसिलेट करने में डिफिकल्टी होगी। तो ये तीनों फैक्टर होंगे जो आपकी मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आई? ऑल राइट भाई, पॉइंट नंबर 1 2 3 देख लो नोट्स के। समझोगे चैप्टर को, रिवाइज करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अदरवाइज तो फिर वही है, सरदर्द हर चैप्टर में होता है, इसमें भी हो जाएगा। तो मैं जितना आपको इंटरेस्टिंग बना सकता हूं मैं बना के दूंगा, बट सिर्फ मेरी ड्यूटी थोड़ी ना इंटरेस्टिंग बनाने की, बनना भी पड़ेगा यार। घर पे ऐसे ऐसे सर पे थोड़ी ना डाल दोगे सब। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर पढ़ा था, जिस चैप्टर में आपको बताया गया था साउंड वेव्स के बारे में, जहां पे दो टर्म पढ़ाई गई थी, कंप्रेशन एंड रेयरेफेक्शन। ऐसा ऐसा पढ़ा था? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स? यस हृदय। सर कंप्रेशन में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, बट रेयरफैक्शन में दूर दूर हो जाते हैं, जिस वजह से साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने में लाइक साउंड वेव्स ऐसे ही प्रोपोगेट करते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा सर, ऐसे ही प्रोपोगेट करती है। तू कुछ और बोलने वाला था, वो साउंड अच्छा नहीं कर रहा था, बट हाँ ये अच्छा बोला तूने कि सर साउंड वेव एक्चुअली प्रोपोगेट ही ऐसे करती है। अब मैं समझाता हूँ जिसको नहीं पता है या भूल गया। पार्टिकल डेंसिटी एक रीजन में ज्यादा हो जाता है, दूसरे में कम। जिस रीजन में ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। वो तो ऑब्वियसली पता है, कंप्रेस होकर नाम से भी पता लग रहा है। और दूसरे में रेयरफैक्शन। देखो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे माउथ के आजू बाजू वाले रीजन में एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं। ड्यू टू दैट डिस्टरबेंस कुछ पार्टिकल नजदीक चले जाते हैं। अब कुछ नजदीक गए हैं तो भाई दूसरी साइड वाले दूर चले गए होंगे, नए पार्टिकल थोड़ी ना आ जाएंगे। ये वाले पार्टिकल नजदीक गए तो इधर वाले दूर हो गए, फिर उसके बाजू वाले नजदीक गए फिर दूर हो गए। तो जिस रीजन में पार्टिकल नजदीक हो जाते हैं उस रीजन में को हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जिस रीजन में पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले इधर आ गए ये वाले इधर आ गए, तो वो वाले रीजन को बोला जाता है रेयरेफेक्शन। और साउंड वेव्स प्रोपोगेट ही ऐसे करती है। देखो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, बट एनर्जी को ट्रांसफर करता जा रहा है। ये अपनी जगह पर है, पहले नजदीक आ रहे थे तो वो कंप्रेशन, फिर दूर गए तो वही रेयरफेक्शन, फिर नजदीक आए तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इधर कान लगाओ इधर आवाज पहुंच जाएगी, बट पार्टिकल अपनी ही जगह पे सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और यही होता है साउंड वेव का प्रोपोगेशन।
तो हमेशा याद रखना, साउंड वेव जब प्रोपोगेट करती है तो क्या बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। बट जो दूसरी वेव्स होती है, एक और टाइप की होती है, उसमें इस वाले पार्ट को आपने सीखा है क्रेस्ट बोलना, और इसको ट्रफ, या कोई इसको ट्रो भी बोलता है। अब जो अच्छा लगे वो आपकी। ऐसा करिए, पॉइंट नंबर 7 तक सब कुछ रीड कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। पॉइंट 7 तक, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, यहां तक मैंने जितनी डिटेलिंग देनी थी दे चुका हूं। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी तो पूछ लो, बाकी तो इजी इजी सी चीजें दे रखी है। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओगे, ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अभी भाग जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ कुछ और चीजें भी। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तब प्लीज इतना पार्ट पढ़ के आना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर क्लास में 4 कदम आगे जाऊं 2 कदम पीछे आ जाऊं। तो रिवाइज करके आओगे तो मैं टाइम पे, और अभी भी जिसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, ये ऑलरेडी चैप्टर 4 बार पढ़ाया जा चुका है एक्स्ट्रा क्लासेस में, वीडियोस हमारे पास है, आप वो लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ जिनके एग्जाम लेट है, बहुत मुझे टाइम लगेगा भाई, चैप्टर बड़ा है, 4 सेशन है, 1-1 घंटे के तुम्हारे क्लासेस है, लग जाएगा 28 फेब तक, 28 फेब, 2 वीक तो लगेगा कम से कम। तो उस केस में मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये वीक और इससे नेक्स्ट वीक कम से कम लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो बेटर है, अगर अटेंड नहीं किया है वीडियो लेक्चर, तो मैं आपको आजकल में अपलोड करवा दूंगा चैप्टर 15 के, जिसने न्यूमेरिकल ऑलरेडी थियोरी अटेंड कर ली है। बट जिसको अटेंड अभी तक करने बाकी है, वीडियो से देखना है, तो वो वीडियो अवेलेबल है, डायरेक्टली सिद्धनाथ सर को कांटेक्ट करो, वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। यस फ्रेंड्स, वो यूट्यूब पर होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, नहीं होंगे तो लीना मैम से बोल के अपने डलवा देंगे, वो उनकी ड्यूटी दे रखी है हमने। कोई डाउट पॉइंट नंबर 7 तक? ऑलराइट, अब 2 टाइप की, ये जो मैकेनिकल वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली 2 टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल, जो आपको अच्छा लगे भाई, मैं लॉन्गिट्यूडनल बोलता हूं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दोनों का डिफरेंस स्टार्ट कहां से होता है, इनमें जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनके ओरिएंटेशन से, वो डिसाइड करेगा कि वेव ट्रांसवर्स होने वाली है या लॉन्गिट्यूडनल। अब एज पर द डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती है जिसमें वेव और पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। मतलब वेव देखो, ये साउंड वेव्स है, इमेजिन करो ये आगे जा रही है वेव, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। क्या इस वेव में पार्टिकल के ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन? इमेजिन हो रहा है, देखो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव भी ऐसे ही जा रही है, तो क्या पार्टिकल के ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन? यस और नो? यस, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वेव भी ऐसे ही जा रही है। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन,
उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। बट ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल है उनके ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होते हैं टू दी वेव प्रोपोगेशन, ऐसी वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। याद करो उस वाटर बोट को, वेव ऐसे ट्रेवल करके गई थी बट पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे थे अपनी पोजीशन पे, इस तरीके से। क्या पार्टिकल का ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर था उस केस में? ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। डेफिनेशन देखो ऐसा दिया है क्या नोट्स में? पहला ही पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट पढ़ो। आई अगेन रिपीट, जब पार्टिकल के ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन देन wave is said to be longitudinal, but when the oscillations of particle are perpendicular to the direction of wave propagation then wave को बोलेंगे transverse। मतलब वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। तो दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और ये क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो जब पार्टिकल का ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन से 90 डिग्री हो तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। बट इस टाइप की वेव जिसमें पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव तो वो हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का हो गया वाटर वेव्स। वाटर में पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे बट वेव आगे की तरफ जा रही है। और इसका एग्जांपल हो जाता है साउंड वेव्स। ये बेस्ट एग्जांपल है इंटरप्रेट करने की, इमेजिन करने के लिए। ठीक है, फर्दर पॉइंट्स मैं आपके साथ इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पर इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप पढ़ के आओगे। मैं नहीं रिवाइज करवा पाऊंगा हर एक चीज यार, समझो। मैं वापस से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो 1 घंटा ही खत्म हो जाएगा मेरा वहां पे। तो प्लीज इतना पढ़ के आओगे आप। हो पाएगा? हो पाएगा? थम्स अप, थम्स अप। ऑलराइट, चलिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।